अस्सलामुअलैकुम। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं सुमैया रजवान। नाज़रीन, जून जैसे ही आता है एक तो मौसम में शिद्दत और हिद्दत बढ़ जाती है, लेकिन जून एक अहम महीना है जब बजट पेश किया जाना है। चंद दिन रह गए हैं बजट के आने में, लेकिन उससे पहले कोई अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं, चाहे एक आम आदमी के लिए या बिजनेसमैन के लिए। अब मामलात ये हैं कि बजट मुश्किल दर मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात पिछले तकरीबन 16 से 17 माह में खासे ख़राब नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब क्या ये जो साल है, जिसे इलेक्शन ईयर भी कहा जा रहा है, इसमें मुआशी बजट की बजाय सियासी बजट अगर लाया जा रहा है तो इस सियासी बजट के दूरस असरात क्या होंगे? साथ ही साथ हम ये गुफ्तगू भी करेंगे सुमैया के जो एक साल में जो अहदाफ रखे गए थे, उन अहदाफ तक पहुंचने की हुकूमत ने जो कोशिश की है, क्या उसमें पूरी तरह से कामयाबी हुई है या नहीं हुई? ये अगर मैं कहूँ कि नहीं हुई है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो अहदाफ हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि वो अहदाफ नहीं हासिल किए जा सकें। और सबसे बढ़ के जो मईशत का साइज़ है मुदस्सिर, वो बड़ा ही मतलब तशवीशनाक हद तक सुखड़ गया है। अच्छा, ये तो वो बजट है ना जो हुकूमत पेश करती है, एक वो बजट होता है जो ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों में बनाती हैं, वो बनाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। और बजट में जो इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स हैं मुदस्सिर, उन पर टैक्सेस बढ़ाने की भी तजवीज़ शामिल की गई है। महंगे जो इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स हैं वो मज़ीद महंगे होंगे, FBR के ज़राए ये कह रहे हैं। और बजट में $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी भी बढ़ जाएगी, इसका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एनर्जी सेवर बल्ब्स हैं, फानूस हैं और LED हैं, ये भी महंगी हो जाएंगी। और लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रहने से 55 अरब आमदन मुतवक्के की जा रही है। उमर हयात हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। उमर, आगाह कीजिएगा, अब मजीद जो है वो अब जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं, ख़ासतौर पर जिसे लग्जरी आइटम में डाला गया है। उमर, आपको आवाज आ रही है? आप सुन सकते हैं? लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त लग्जरी और इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर सेल्स टैक्स जो 25% था वो बरकरार रखा जा रहा है और मजीद अब बढ़ाए जाएंगे। महंगे इंपोर्टेड मोबाइल की बात की जाए तो वो मजीद महंगे होने का इम्कान है। बजट में $100 से जायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान है। जी उमर, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। जी उमर, बताइएगा इस खबर से मुताल्लिक। बिल्कुल जी, जो आइंदा माली साल बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई है। महंगे इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन जो हैं वो मज़ीद महंगे होंगे और बजट में $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी जो है वो बढ़ने का इम्कान है। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED महंगी होगी। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स जो है वो 25% रहने से 55 अरब रुपए की आमदन जो है वो मुतवक्के है। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इंपोर्टेड जो मेकअप का सामान है उस पर भी सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इंपोर्टेड लिपस्टिक, मस्कारे और फेस पाउडर्स पर सेल्स टैक्स 25% होगा। और बालों के लिए इंपोर्टेड कलर्स, डायर्स पर जो है वो 25% सेल्स टैक्स आयद होगा। पालतू जानवरों की इंपोर्टेड खुराक पर सेल्स टैक्स जो है वो उसमें इजाफा होगा। और इसके साथ साथ जो इंपोर्टेड कारपेट्स हैं, गालीचे हैं, उन पर भी सेल्स टैक्स की शरह 25% बरकरार रहेगी। कि जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उन पर सेल्स टैक्स की शरह 25% बरकरार रहेगी। मौसीकी के इंपोर्टेड आलात पर सेल्स टैक्स पर जो है वो 25% बरकरार रहेगा। इंपोर्टेड बिस्किट और बेकरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स की जो शरह है वो 25% बरकरार रहेगी। इंपोर्टेड चॉकलेट है, कैंडीज़ हैं, उन पर भी सेल्स टैक्स जो है वो 25% पर बरकरार रहेगा। इंपोर्टेड जैम, जेली और मायोनीस पर भी जो है सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। जी ठीक है उमर, आप आगाह कर रहे हैं इंपोर्टेड अशिया तमाम जितनी हैं उन पर जो टैक्स है वो उसको तमाम को लग्जरीज में डाल दिया गया है, चाहे वो खाने पीने की हैं वो उन पर यही टैक्सेस पड़ेंगे। लेकिन जो $100 की बात है तो तकरीबन ये तो 30,000 का मोबाइल भी उस पर भी अब टैक्स जो है वो मजीद महंगा हो गया है। काशिफ अनवर साहब, आपसे आगाज करते हैं, ये जो बजट आ रहा है और पिछला एक साल खासा एक मुश्किल रहा है सरमायाकारों के लिए भी, बिजनेसमैनों के लिए भी और एक आम आदमी के लिए, क्या तवक्को अब 2023-24 के बजट के हवाले से आप कर रहे हैं? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजट जो होगा वो शायद उतना आसान ना हो और उस तरह से ना हो कि जिस तरह से हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इश्यूज चल रहे हैं कि हमारे पास रिजर्व्स नहीं हैं, हमारी इंपोर्ट्स हमने कटेल करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी ज़बरदस्ती हमने कटेल करने की कोशिश की है।
और इन वजूहात की वजह से जब तक हमारी किटी में पैसे नहीं आएंगे, 9th रिव्यू हमारा IMF से अभी क्लियर नहीं हो सका, 10th रिव्यू की हम बातें कर रहे हैं, 30 जून को हमारा IMF का जो ये टाइम है वो खत्म होने को जा रहा है। आपको रीस्ट्रक्चर करना होगा, हमें कुछ ऐसी पॉलिसी जरूर बनानी होगी जो हमें अब से स्टार्ट करना होगा। और देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अपनी लोकलाइजेशन की तरफ जाना होगा। अगर आपको, मैं मिसाल के तौर पे ये कहता हूँ, अगर आपको इम्पोर्टेड साबुन नहीं भी मिलता तो खुदारा लोकल साबुन से गुजारा कर लें, ताकि हमारी जो इम्पोर्ट है वो कम हो। और दूसरी तरफ अगर हम ये भी कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड सेक्टर से वो आ रहा है, स्मगल होके भी आ रहा है, तो पैसा तो आपके मुल्क से ही जा रहा है। हमें डॉलर्स का इस वक्त हमारी किटी में होना बहुत जरूरी है। और जब तक हमारी किटी में डॉलर्स नहीं होंगे तब तक ना ही तो बजट बेहतर हो सकेगा, ना ही आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बेहतर होगी, और ना ही आपके मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट बेहतर होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने डॉलर्स को चाहिए, चाहे हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज भेजें। हमने ये भी डिमांड की है कि आप अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स की एमनेस्टी दें, ताकि जो डॉलर्स इस वक्त किटी में नहीं है स्टेट की, वो किटी के अंदर आए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को कम करें। अभी सरकार ने ड्राफ्ट दिया है हमारा बार्टर ट्रेड का, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन बात यह है कि बार्टर ट्रेड भी तब पॉसिबल होगा जब हम चीजें एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो यही सवाल मैं आपसे आगे जाके करूंगी काशिफ साहब। बार्टर रेट बहुत पुराना तरीक़ेकार है, आज के दौर में हमें क्या जरूरत पेश आ रही है, हम इस तरीके पे जा रहे हैं, हमारे पास डॉलर्स भी नहीं है, हम चीजें बार्टर कर भी लेंगे तो उससे हमारी मईशत को क्या फायदा होगा। लेकिन उससे पहले खुरम साहब से मैं बात करूँ। खुरम साहब, ये खबरें सामने आई कि नामुकम्मल ही जो है वो ये मुआहदा ऐसे ख़त्म कर दिया जाएगा, IMF के साथ दोबारा से मुआहदा होगा एक नए सिरे पर और नई शराइत पर, और उससे पहले बजट आ जाएगा। अभी जो बजट होगा आपके ख्याल में ये सारे टैक्सेस से तो भरपूर होगा? आयशा गौस पाशा कह चुकी हैं कि टैक्सेस फ्री बजट तो हम नहीं बना सकते, लेकिन ये बजट होगा कैसा और इससे क्या मिलेगा आवाम को, क्या लग रहा है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कह देना कि जी IMF जो है वो उसके बगैर हम चले जाएंगे, तो ये तो एक बहुत डिफिकल्ट जो है एक तरह से बहुत चीज़ हो सकती है, क्योंकि IMF के बगैर इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं जा सकते कि एक चीज़ ये कि हमें अपने डेट जो है वो पे करना है, और डेट बहुत मैसिव है। आपको पता है अगले साल हमने 25 तकरीबन कोई बिलियन डॉलर पे करने हैं, उससे अगले साल फिर 25 बिलियन डॉलर पे करने हैं, और आज आपके पास जो है सिर्फ 4-4.5 बिलियन डॉलर हार्डली आपके किटी में पड़े। तो ये तो जो है ये कह लें कि नामुमकिन सी बात है कि IMF के बगैर हम आगे बढ़ें। और दूसरी बात ये कि IMF नया जो है प्रोग्राम भी अगर हम करने की बात करते हैं तो नया प्रोग्राम उस वक्त करेंगे जब या तो ये प्रोग्राम पूरा हो या IMF ऑन बोर्ड किसी तरह आए कि भाई नए प्रोग्राम के लिए बात करेंगे। तो उसी तरह नहीं है कि बैंक ऑन बोर्ड नहीं है, हम खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि जी हम आपसे लोन ले रहे थे, आपने लोन नहीं दिया, चले जी नए लोन की बात करते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली कंडीशन सारी जो है वो पास ऑन हो जाएंगी, बल्कि सख्त कंडीशंस होगी। और नए लोन की बात इस वक्त करना मेरे ख्याल में मुनासिब इसलिए नहीं है कि वैसे भी आपके जनरल इलेक्शंस जो हैं वो सर पर हैं, 1-1.5 महीने बाद मेरे ख्याल में इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, और फिर उसके बाद इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में फिर जो आउटकम्स आएंगे डेफिनेटली उसके बाद एक बड़े लोन की बात की जाए या नए प्रोग्राम की बात की जाए, नए मैंडेट के साथ कोई भी गवर्नमेंट हो वो बात करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, आपने बार्टर ट्रेड की बात की है, बार्टर ट्रेड से कोई बहुत बड़ा सब्सटैंशियल इम्पैक्ट पड़ना नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, अफगानिस्तान, ईरान या जो भी हम आपके पड़ोसी ममालिक हैं, इनके साथ आपका कितना ट्रेड है, वैसे भी बिलियन डॉलर भी नहीं है, हार्डली 2-3 बिलियन डॉलर है मैक्सिमम। और आपका मेजर ट्रेड किसके साथ है? मेजर ट्रेड आपका चाइना के साथ है, मेजर ट्रेड आपका अमेरिका के साथ है, मेजर ट्रेड आपका यूरोप के साथ है, ये सारा आप डॉलर्स में करते हैं। 90% प्लस आपका ट्रेड, 95% प्लस आपका ट्रेड इनके साथ है। तो 3-4% का 5% का ट्रेड जो है ना वो बार्टर में चेंज करने से कोई सब्सटैंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ये आएगा कि जी आपका क्रॉस बॉर्डर जो डॉलर जा रहा था उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, और आप क्या चीज़ें कर लेंगे, आप क्या चीज़ें इतनी बनाते हैं कि जो आप उनको दे देंगे, फूड आप उनको देंगे, आपके अपने आप फूड की शॉर्टेज होती है, अपने आपके यहाँ वीट की शॉर्टेज हुई थी, अब तो वीट की थोड़ी सी फसल बेहतर हुई है, आपके यहाँ चीनी की शॉर्टेज हो जाती है आपके यहाँ, और दूसरी जो है आपको 10 बिलियन डॉलर का तो फूड का बिल है खाली इम्पोर्ट का। तो पहले अपने एग्रीकल्चर को तो ठीक करें, अपने आवाम को हम दे सकें, फिर हम दूसरों को जो है वो प्रोवाइड करें। करते हैं स्मगलिंग को रोकते नहीं, और हम कहते हैं जी बार्टर पे जाएंगे, लेकिन बार्टर पे जाने से ही ऑपिक्स ज्यादा है, बार्टर का इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरी बात ये, बार्टर की ट्रेड भी किसी ना किसी प्राइस पर सेटल होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मुझसे 2 किलो चावल ले लें और मुझे जो है 10 लीटर जो है मुझे पेट्रोल दे दें,
तो ये बड़ा आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है बार्टर की जो है ना वो स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकलिटीज़ को जो है वो हैंडल करना आज के ज़माने में, तो उसका कोई इतना बड़ा मेरा नहीं ख्याल फ़र्क पड़ेगा। सही। अच्छा काशिफ साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, क्या वजह है, क्या इक़दाम जो हैं वो इस वक्त होने चाहिए या किए जा सकते थे, क्योंकि ये तो इलेक्शन ईयर है, बजट जून में आ रहा है, अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो ऑब्वियसली जिस किस्म का बजट होगा वो कदरे मुख्तलिफ होता है जब गवर्नमेंट चल रही हों। तो इस वक्त जिस सिचुएशन में है, किस किस्म का बजट होना चाहिए, क्या इक़दाम हों कि चलें कम अज़ कम ये साल जो है वो चलाया जा सके नई गवर्नमेंट के आने तक? बात ये कि हम सबसे पहले ये कह रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमें सबसे पहले तो इस बात को हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई है। दूसरा, आपके मुल्क के अंदर तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जब तक आपका लोकल इन्वेस्टर इस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आप कैसे तवक्को करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करें? जब आपके मुल्क से खबरें अच्छी नहीं जाएंगी तो कैसे आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि अपने मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करें? और बात यह है कि इस वक्त तो चूंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं और जो इश्यूज चल रहे हैं, आपके तो अपने कंटेनर्स रॉ मटेरियल्स के खड़े हैं पोर्ट के ऊपर जो क्लियर नहीं हो रहे, तो हम ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने अपनी इंडस्ट्री को कैसे चलाना है। दूसरा, आपने अपने जो अनडिक्लेयर्ड पैसा है, मैं बार बार एक बात ये कह रहा हूं कि जो ग्रे इकोनॉमी का पैसा है उसको अपनी इकोनॉमी के अंदर लेकर आए ताकि वो आपकी किटी में कंट्रीब्यूट करे। हमें सबसे पहले देखें, अगर हम एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री होते तो आपकी करेंसी जितनी मर्जी डिवैल्यू कर जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन आप इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, आप जितना अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उतनी बढ़ जाती है। चलें अगर आप ये भी कहते हैं कि हम डिवैल्यू करना चाहते हैं तो फिर आप जो फ्यूल 20 से 25 बिलियन डॉलर का मंगवाते हैं वही ना मंगवाएं। आपके पास अपने ऑल्टरनेट रिसोर्सेज होने चाहिए, आपको खुद फिर आपकी डैम्स पे, सोलर पे आपको उस पे काम करना चाहिए। देखें, हम इस वक्त एक प्रॉब्लम से नहीं गुजरे, वी आर फेसिंग न्यूमरस प्रॉब्लम्स। तो हमें हर प्रॉब्लम को देखना है और हर प्रॉब्लम के लिए हमें स्ट्रेटजी प्रॉपर बनानी है। देखें, अगर हम आज भी अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, आज भी हम चलें आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन नहीं करते, लेकिन आप अगला 10 से 15 साल का हमें प्लान तो दे सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट के आने या किसी भी गवर्नमेंट के जाने से हमारी इकोनॉमी का पहिया जो है वो नहीं रुकेगा। पहले वो कहीं पूरे होते नजर नहीं आ रहे होते, माजी में भी हमने देखा। अभी भी अगर हम FBR की बात करें तो जो अहदाफ थे वो टारगेट को मीट नहीं कर पाए। इसी तरह से अगर हम एक्सपोर्ट के टारगेट की बात करें वहाँ से भी बहुत दूर रहे। इसी तरह FBR हो, एक्सपोर्ट टारगेट हो, रेमिटेंस की बात हो, उसके भी तो ये जो टारगेट रखे जाते हैं वो उससे बहुत दूर हैं। तो फिर ये इतने टारगेट रख कर जिन इदारों की ड्यूटीज़ होती हैं वो कहाँ होते हैं, या फिर ये टारगेट सिर्फ बजट को दिखाने के लिए होते हैं कि हमने ये बड़ा ज़बरदस्त टारगेट रख लिए हैं, साल ख़त्म होता है तो फिर वहीं पे खड़े होते हैं? क्या वजह होती है इसकी? टारगेट्स देखें, टारगेट्स जो है ना वो ज़्यादातर इसलिए रखे जाते हैं कि जो प्लान हो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं। तो टारगेट्स मीट होना एक डिफरेंट चीज़ है, टारगेट रखना एक डिफरेंट चीज़ है डेफिनेटली। और टारगेट रखे इसलिए जाते हैं कि एटलीस्ट उनके पास आया जाए या उनको एक आपका ऑब्जेक्टिव हो कि आपने साल के एंड में कहाँ होना है। तो बजट इसी का नाम है, टारगेट्स का ही नाम होता है, फोरकास्ट ही होती है उसके अंदर, और बजट ही किया जाता है कि जी इतना हम टैक्स इकट्ठा करेंगे और टैक्स का यही इस्तेमाल होगा। तो उसमें लिया जाएगा और किस तरीके से लिया जाएगा, किस रेट पे लिया जाएगा, और जो टैक्स आएगा उसको खर्च कहाँ कहाँ किया जाएगा, और उसमें सब्सिडी कितनी होगी, उसमें अगर टैक्स नहीं होता पूरा तो वो जो रिमेनिंग होता है वो आप कर्जों से पूरा करते हैं। तो बजट ये इसी तरह बनता है। तो टारगेट्स तो डेफिनेटली उसमें होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि टारगेट्स पूरे इसलिए नहीं होते कि एक तो हम अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखते हैं नंबर 1, दूसरा हम उन टारगेट्स पे काम वैसा नहीं करते पूरे साल में जो हमने कमिटमेंट की होती है बजट के अंदर, फोरकास्टिंग के अंदर, कि जी हम टैक्सेस इस जो है खास तबके से लेंगे जो ये तबका नहीं देता टैक्स। मिसाल के तौर पे हम रिटेल की बात करते हैं, इसी गवर्नमेंट ने पिछले बजट में बात की थी रिटेल के टैक्स की, और रिटेल का टैक्स जैसे ही लगाया गया तो फिर उनकी अपनी ही पार्टी की तरफ से जो है वो अपोजिशन आई कि जी आप इसको हटा दें, तो वो हटा दिया गया। तो प्रॉब्लम यही है कि जब हम बजट करते हैं और उसके पीछे जाते हैं तो यही पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पाते, और इवेंचुअली ये होता है कि हम कर्जों में घिर जाते हैं और एक आम आदमी को फिर महंगाई का सामना करना पड़ता है।
यही तो बड़ी अफसोस की बात है ना कि अच्छा, ना आप डॉलर की स्मगलिंग रोक पाते हैं, ना अशिया खुदनोश की स्मगलिंग रोक पाते हैं, ना वो टैक्स जो आवाम से लेते हैं वो उन पर लगाने की कभी कोशिश की जाती है, लेकिन बजट आता रहता है जाता रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी तो वैसे ही पिस रहा है। अच्छा उमर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पहले जो बजट आते रहे, लेकिन जो एक साल में जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ और जितने टैक्सेस लग गए, फिर इंपोर्ट बंद की, एक्सपोर्ट वैसे ही ख़त्म हो गई, ये हुकूमत का ये जो बजट आने वाला है जिस पर हम देख भी रहे हैं कई तजावीज़ सामने भी आ गई हैं, कुछ चीज़ें और जो हैं वो काम हो रहा है उन पर, क्या लग क्या रहा है आपको कि ये बजट किस तरह का बजट होगा? ख़ासतौर पे उस हुकूमत ने जब इलेक्शंस में जाना है तो डेफिनेटली एक बजट भी ऐसा बनाना होगा, कुछ रिलीफ भी दिया जाए आवाम को। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, अगर इन्होंने रिलीफ का सोचा इस बजट में, तो फिर इस रिलीफ का जो खमियाजा है वो हम आने वाले 10 सालों तक भुगतेंगे और हमारी मईशत दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही इमरान खान ने जिस तरह का रिलीफ दिया था वो रिलीफ अब तक भुगत रहे हैं कि हमें कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। और अगर ये हुकूमत इलेक्शन का साल समझकर और इंतखाबात में आवाम से वोट मांगने जाएगी और वहाँ आवाम को ये कहेगी हमने आपको रिलीफ दिया है और इसलिए रिलीफ देगी, तो फिर मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास, जैसा कि काशिफ अनवर साहब ने बात की, कि हमारे पास तो डॉलर्स नहीं है और ना IMF प्रोग्राम हमारा मुकम्मल हो रहा है। अब जैसे ही ये हुकूमत अपना टन्योर पूरा करेगी तो हमारी जो बात हुई है वजारत ख़जाना के ज़राए से, उन्होंने कहा कि जो केयर टेकर सेटअप होगा वो IMF से जो नया प्रोग्राम है वो निगोशिएट करेगा। तो अब जब केयर टेकर गवर्नमेंट होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट के स्टेक पर तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो तमाम चीज़ें जो IMF कहेगा उसको जो है तस्लीम करेंगे। लेकिन ये है कि इस वक्त अगर ये हुकूमत रिलीफ का सोचेगी, और ख़ास तौर पर रिलीफ तो एक मैंने कहा कि आम आदमी को बहुत थोड़ा रिलीफ होता है, जो असल रिलीफ होता है वो अमीर तबके को दिया जाता है। तो वो अमीर तबके को अगर रिलीफ दिया जाएगा, और जिस तरह उनको पहले 3 अरब डॉलर दिए गए, अब अगर उनको इसी तरह का कोई रिलीफ दिया जाएगा, टैक्सेस में रिलीफ दिया जाएगा, तो वो मामलात को मज़ीद बिगाड़ेगा। और क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है, जिस तरह मुदस्सिर ने बात की कि हम इस साल का भी अभी तक हासिल नहीं कर सके हैं, 11 माह में हमें 433 अरब रुपए का शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है, एक्सपोर्ट्स टारगेट नहीं है, रेमिटेंसेस हम मीट नहीं कर सकें, तो ये सारी चीज़ें फिर इसी तरह जारी और सारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया AQ खलील साहब ने, BMG ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया AQ खलील साहब आपके वक्त का भी। तारिक साहब, बिजनेसमैन पिछले तकरीबन को 1.5-2 साल से परेशान खासे नज़र आए हैं, जब से चीज़ें बदली हैं, महंगाई भी हुई, फिर ये हुकूमत बदली, उसके बाद भी, उससे पहले भी। अब क्या तवक्कुआत की जा रही हैं तारिक साहब के कैसा बजट होना चाहिए, क्योंकि आप स्टेक होल्डर्स हैं, को आपसे बातचीत हो रही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई बात हो रही है, कोई फेडरेशन से बात हो रही है इस बजट को लेकर? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसों हम इसाक डार साहब से मिले थे और हमने अपने बजट प्रपोजल्स जो हैं उनके सामने रख दिए। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन। मगर जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो गुज़िश्ता 1 साल से शदीद दबाव का शिकार है, जिसका हर आदमी को एक्सपीरियंस है। नवंबर के महीने से हमारे जो कंसाइनमेंट्स हैं वो रुकने शुरू हो गए थे, और उसके बाद क्लियरेंस टाइम, LCओ का ना खुलना, लोगों के किए हुए कमिटमेंट्स पे उनके सप्लायर को पैसे ना जाना, वो सब इसी साल का हिस्सा है। उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि कम से कम जो जिन हालात से हम गुज़िश्ता साल गुजरे हैं वो दोबारा रीअकर ना हो। बजट के अंदर इस किस्म की कंसिडरेशन होनी चाहिए कि हमारी एक जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको रिवाइव होना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो आवाज़ को हमारी जो रिप्रेजेंटेशन हुई है, अनोमलीज की बात की है, भी चाहिए, लेकिन अहम बात है जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, मैंने डार साहब के सामने भी बात रखी कि पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट, पावर कॉस्ट और उसकी सप्लाई एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। इसलिए कि जो बजट है वो डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। अगर आपके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो कम हो जाएंगी तो बजट आप पेपर पे तो बना सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी बजट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आता है। सही बात। हम 1 साल से
इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी और कमर्शियल सेक्टर में भी हमारे यहाँ रिटार्डेशन हुई है। दूसरा ये कि जो पावर की प्राइसेस हैं जनवरी से आज तकरीबन दुगनी के करीब हो चुकी हैं। इस तरफ बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि इस कीमत पर माल बना के किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेचना बड़ा दुश्वार अमर है। सही बात है। मैंने ये जो पोजीशन है कि बांग्लादेश और दूसरे ममालिक जिनसे हमारा टेक्सटाइल में कंपटीशन है, उनकी जो एनर्जी या कन्वर्टिंग फैक्टर है या कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स जिसे आप कहते हैं, उसकी तरफ अगर हम तवज्जो दें तो हम थोड़े से बाहर होते चले जा रहे हैं। बजट में इस बात की जरूरत है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिवाइवल हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, क्योंकि बजट डिपेंडेंट है इन तमाम चीजों का। अगर हमारा रिसोर्स नहीं होगा, देखिए इस वक्त पोजीशन ये है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो एक साल में तकरीबन 80% गिर गई पाक रुपीस की। और जो चीज किसी एक यूनिट की प्राइस, अगर हम मिसाल के तौर पे 1 पाउंड धागे की प्राइस अपने सामने रखते हैं तो वो $100 का हम पहले भी लेते थे, आज भी हम $1 का लेते हैं। उस पे पहले हम 150 रुपए देते थे और 17% टैक्स देते थे। आज उसी 1 पाउंड धागे के लिए हम $1 के लिए 286 रुपए देते, और उस 286 रुपए पे फिर एक दफा 18% लगता है। तो हम जो है 17 रुपए जिस रकम पे देते थे या 22-23 रुपए का इम्पैक्ट आता था, अब वो 1.5 गुना हो चुका है। तो एक महंगाई का तूफान है, लोकल मार्केट की कम्पिटिटिवनेस भी निकलती चली जा रही है। स्मगलिंग की वजह से और इस रुझान की वजह से जो हमारे यहाँ टैक्स स्लैब्स हैं वो रिवीजन मांगते हैं। 18% का टैक्स 158 रुपए के डॉलर पे ठीक था, 18% का टैक्स 286 रुपए पे एक अनजस्ट बात है। अगर हमारे आदाब हैं वो दुगने तो नहीं हो रहे, एक्चुअली ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती जा रही है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है मोहम्मद तारिक साहब कि हुकूमत, आप सही कह रहे हैं कि बजट बना तो देती है कागज़ों की हद तक, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे आप जैसे कारोबारी हजरात हों। AQ खलील साहब, इस पूरे 1 साल में जिस तरीके से पैसा डिवैल्यू हुआ, इकॉनमी हमारी जो है वो सुकड़ गई, फिर उसके अलावा जो कारोबारी हजरात हैं उनका कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो गया। आप लोगों को इस बजट से कितनी तवक्कुआत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज करूं कि मैं अपने सदर साहब की गुफ्तगू सुनने से महरूम रहा। वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बात की है, लेकिन क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं हमारे, तो उन्होंने यकीनन आपको जो अपडेट हैं वो दी होंगी। देखें, सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त एक उदासी पाई जाती है पूरे मुल्क में और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। उस सूरत हाल में आप यानी एक तरफ बहरान को आता हुआ देख रहे हैं और उसके ऊपर दुर्रा ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सीधे तरीके से इतराफ़ कर रहा है कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारी मुल्क की बुनियादें बिगड़ रही हैं, जबकि हमारे जो वजीर ख़जाना हैं उनका दावा यह है कि मुल्क जो है माली बहरान के धाने पर नहीं है और डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेगा। ये अलग बात है कि हमको अगले 3 सालों में अरबों के कर्जों की अदायगी भी करनी है, लेकिन उसके ज़रिए मुआवजा के जो हमारे अपने जो ज़खायर बताए जाते हैं वो चंद हफ्तों के जुदा यानी दरामदात की अदायगी के लिए काफ़ी हम ओपनली ना LC खोल सक रहे हैं, ना खाम माल बरामद कर सक रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है, हमारी इम्पोर्ट डिक्लाइन हो रही है और उस डिक्लाइन के नतीजे में हुकूमत खुशी ये बात बताती है कि उसने मार्च और अप्रैल में बिल तरतीब 570 मिलियन और 18 मिलियन के अकाउंट का सरप्लस जो है वो हासिल किया है। तो मेरे नज़दीक तो ये कोई अच्छी बात इसलिए नहीं है कि अगर फर्ज करें कि अगर एक कारोबार नुकसान में जा रहा है, उस नुकसान का आप हलिया निकालें कि इसको मुस्तकिल बंद कर दो और नुकसान भी बंद हो जाएगा, तो ये कोई दानिशमंदी नहीं है। हमको मुल्क भी चलाना है, हमको पैसे भी चाहिए, हमको तनख्वाहें भी देनी है। यहाँ अगर हमारे पास IMF का 90 जायजे का रिजल्ट जो है 2019 के प्रोग्राम का आज तक नहीं आता और हमें माहिरीन आज भी ये मशवरा दे रहे हैं कि हमें जो है आगे जाना है और IMF से बात करनी है, और IMF हमसे मुंह मोड़ के बैठा हुआ है और डू मोर के मुतालबे कर रहा है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो बजट बना रही है, जो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अभी आपने मुझे वो सुनवाए थे कुछ इंटरव्यूज आम आदमी के, अगर आप ये इंटरव्यूज फरवरी और मार्च के देख लें
जब पिछली हुकूमत थी तो उस वक्त भी अवाम तंग थी महंगाई से। इनके आने के बाद मजीद तंग हो गई। तो सवाल ये है कि ये हुकूमतों की वजह से महंगाई हो रही है या हमारी मईशत के बिगाड़ की वजह से हो रही है। इस चीज को समझने के लिए बड़ी जरूरत है कि हम देखें कि आज भी आप ये देखें कि जितने हमारे माशी इशारे हैं वो सारे के सारे मनफी नमू जाहिर कर रहे हैं। और अगर हमने अपनी नमू की बुनियाद पर आज हम ये कहते हैं कि हमने करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया है, तो में कौन सी अक्लमंदी है कि आपने अपने जीटी को उसको कम कर लिया और आप समझ रहे हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा जो है रिलीफ हासिल कर लिया। $198 की आमदनी जो है, औसत आमदनी जो है एक साल के अंदर फी आदमी की, उसमें कमी आई है। आपके ज़र मुबादला जो है वो मुसलसल कम हो रहे हैं और आप ये समझते हैं कि जो अखराजात हैं आपके वो इसी तरह चल रहे हैं। मैं इस्लामाबाद की खास तौर पे आपसे बात करूंगा कि ये बजट जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हुकूमती इदारे हैं, वो इसको मंजूर कराने में इसलिए दिलचस्पी रखते हैं कि उनकी तनख्वाहें, उनकी बरात में कहीं फर्क ना पड़े, उनकी तनख्वाहें भी बढ़े, उनका तमाम मामला। तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि बिजनेस और ट्रेड जब चलेगा इस मुल्क में, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उस वक्त ये तमाम जो होगा। अदरवाइज हमारा मेयार जिंदगी बहुत कम है। मैं अभी हालिया तौर पर ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो यानी तफरीही मकामात हैं, तालीम है, ट्रांसपोर्ट है, आम शॉपिंग इदारे हैं, आम आदमी की खरीदारी की सलाहियत बेइंतहा मुतासर हो चुकी है। गुर्बत में इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पे जो महंगाई है उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि 8 माह से IMF के पीछे हम लगे हुए हैं और IMF जो है वो अपने प्रोग्राम की IMF जो है वो हमें बिल्कुल वो कह रहे हैं कि लिफ्ट ही नहीं करा रहा। और अब हम तो कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को अधूरा छोड़ रहे हैं, आगे चल के करेंगे। आगे तो 12 अगस्त को हुकूमत खत्म हो जाएगी। 30 जून को तो इस प्रोग्राम की मुद्दत खत्म हो रही है। बिल्कुल। अब 10वें जायजा जो है वो उसके बाद अगर होना है, सवाल ये है कि आप जो है देखें, मेरे हिसाब से ग्लोबल चेंजेस हो रही है। ग्लोबल चेंजेस की वजह से कुछ प्रेशर हैं, ये वजारत खारजा के इशूज हैं। ये टेक्निकली हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी खराबी है कि हमारी वजारत खारजा और वजारत ये जो है फाइनेंस और ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये एक जगह बैठ के जो है इन मसाइल का आउट ऑफ बॉक्स हल नहीं निकालते। बहुत देखें दुनिया चेंज हो रही है। दुनिया में इस वक्त हमें दिखाया जाता है, चेंज के हवाले से जो आप बात कर, जो तजवीज़ दे रहे हैं खलील साहब, इस पे हम बात करते हैं। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सुहेल जहांगीर साहब ने, हमारे माशियात हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। AQ खलील साहब भी हमारे साथ हैं। सुहेल साहब, इस चीज़ में क्या हम IMF के साथ नहीं हैं? ये बजट जो है वो बुनियादी तौर पर तो तकरीबन 40-42 दिन की ये बाकी हुकूमत रह जाएगी इस बजट के बाद से। तो ये बजट सियासी बजट ज़्यादा होगा ना कि मुआशी बजट। तो ऐसे बजट में IMF के बगैर जाना, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जो फिस्कल ईयर है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट की एक्सरसाइज तो होनी है क्योंकि हर साल होती है जी। और बट इस साल आई थिंक जो सबसे बड़ा जो प्राइमरी पाकिस्तान का इशू है वो इतना बड़ा है कि बजट की एक्सरसाइज को शायद इतनी ज़्यादा अहमियत इसलिए ना हो कि पाकिस्तान को अगले 20 से 25 बिलियन डॉलर रीपे करने हैं। और हमारे हिसाब से अगर IMF नहीं होता तो 5 से 6 बिलियन डॉलर की शॉर्टेज होगी अगर हम दोस्त ममालिक के कर्जों को रोल ओवर कर भी लें। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा रिस्क है आज की तारीख में, शायद वो बजट इसलिए ना हो कि बजट तो तब्दील भी होता रहता है, मिनी बजट्स भी आते रहते हैं। अब नई हुकूमत आएगी और अगर वो कुछ इकॉनमी को सुधारने की कोशिश करती है तो ज़रूर नया बजट लाएगी। बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान का वो ये है कि क्या अगले 12 माह में पाकिस्तान बगैर IMF के और बगैर कोई और इमदाद के कंटिन्यू कर सकता है। और मेरा पर्सनल ख्याल है कि इसी वजह से जो रिस्क है डिफॉल्ट का वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये मानते नहीं है सागदार साहब, सुहेल साहब, वो बार बार ये कहते हैं
कि डिफ़ॉल्ट की बातें वो लोग करते हैं जो कि मुल्क से मोहब्बत नहीं करते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है जिसका आपने जिक्र किया कि कैसे वक्त में, जब इलेक्शन का भी ये साल है सुहेल साहब, टू बी वेरी फ्रैंक, हुकूमत ये चाहेगी कि वो ऐसा बजट बनाए जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ दिया जाए, आवाम को आसानियाँ दी जाएँ, ताकि वो इलेक्शंस के हवाले से उसको सामने रख के बजट बनाया जाएगा आपके ख्याल में, या फिर ये कोई ऐसा बजट होगा जिससे कोई एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और आगे अगले 12 माह के लिए कोई फ़ायदा मंद होगा? लेकिन मिस्टर, जिस तरह मैंने कहा कि शायद बजट की अहमियत इतनी ज़्यादा होगी नहीं, तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है। और ये पाकिस्तान की तारीख में हम देखें तो हर हुकूमत इस तरह जाते हुए इस तरह की स्टेप्स लेती है ताकि उसको कुछ सपोर्ट मिल जाए। और स्पेशली इस दफ़ा तो मसला भी बहुत ज़्यादा है, कोई 29-30% के करीब एवरेज इन्फ्लेशन है और जीडीपी ग्रोथ नहीं है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी स्लो डाउन है। तो हुकूमत करेगी और आई थिंक ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। मगर मेरे हिसाब से जो ख़तरा है वो यही है कि IMF के साथ हमने ताल्लुक तोड़ दिया है, अब नई हुकूमत आएगी, फिर वो IMF में जाएगी, तो वो जो वक्त हमने ज़ाया कर दिया और ज़ाया करेंगे अगले 4-6 माह, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया या पाकिस्तान ने रीस्ट्रक्चर किया या पाकिस्तान ने मॉरिटोरियम किया। ये देखिए तीनों अंग्रेजी के नाम हैं, तीनों के पीछे मकसद यही होता है कि अगर अदायगी नहीं हो तो वो रीस्ट्रक्चरिंग में जाता है या मॉरिटोरियम में जाता है, या उसका बहुत ही नेगेटिव वर्ड है जिससे हुकूमत थोड़ी खफा जरूर होती है, वो है डिफ़ॉल्ट। तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा खतरा है कि जो बाकी जो चीज़ें हैं वो शायद इनके सामने इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।